मुझे तो मोमोज खाने हैं। बहुत खतरनाक जाम है। महादेवा ओ महादेवा। सही में क्रिस्टल्स है। कह तो रहे हैं स्टोन है, पता नहीं है असली स्टोन है कि नहीं। जो लाल कपड़ा पहना है ना, वो पक्का भिक्षु है। मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश में बसा एक ऐसा शहर जहां से चलती है एक दूसरे देश तिब्बत की गवर्नमेंट। और मैं हूं मानसी शौकीन, आपकी कहानी की सूत्रधार, और लेकर आई हूं एक और कहानी, मैक्लोडगंज की कहानी, जिसमें हम देखने वाले हैं तिब्बतियन कल्चर और जानेंगे कि आखिर क्यों मैक्लोडगंज को लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मैक्लोडगंज के एपिसोड को। मेरी सुबह की शुरुआत होती है प्यारे से सनराइज़ के साथ, और फिर थोड़ी देर बाद चाय भी हमारे रूम पर आ जाती है, और फिर रेडी होकर मैं पहुंच जाती हूँ टेरेस पर और देखती हूँ कि काफ़ी तेज़ धूप भी निकल चुकी है। हम लोगों को जाना है ज़ीरो, ठीक है। ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करा है कि अभी हमें कहाँ जाना है, बट अभी मैं जा रही हूँ अपने रिसेप्शन पर, एंड देन मैं जो भी मिलेगा वहाँ से मैं देखूंगी मुझे क्या मिलता है क्या नहीं। गलती से ज़ीरो दबाकर आ गई, ज़ीरो मुझे पार्किंग में ले आया है, तो फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर रिसेप्शन है। इस होटल का नाम था अलीजा इन, जो नड्डी में है। इस होटल की सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वेलकम फ्रॉम नदी। इट्स आर डे 1 इन धर्मशाला। डे 1 नहीं कहोगे, मतलब रात को तो क्या ही गिनोगे, वैसे तो डे 2 है। राइट नाउ वी आर एट आवर होटल, और टाइम बता देती हूँ। अभी रेडी होते होते हो गए हैं 10:30 का टाइम हो चुका है। अभी हम लोगों ने ये डिसाइड करा है कि हम लोग जाएंगे नदी वाटरफॉल्स देखने के लिए, बट अभी मैं जब रिसेप्शन पे गई तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे ये बताया कि नदी वाटरफॉल्स इतना कुछ फेमस नहीं है, बट स्टिल आई वांट टू गो देयर, एंड देन विल हेड टूवर्ड्स मैक्लोडगंज। तो अभी क्या है ना कि सब कुछ पैकिंग वैकिंग हो गई है, मतलब होटल में हम इसी होटल में आज और स्टे करने वाले हैं। सो वी हैव एक्सटेंडेड आवर स्टे इन दिस होटल, और काफ़ी मुश्किल से होटल मिला था। तो आई सजेस्ट, अगर आप लोग ऐसे आ रहे हैं कि अगर आप लोगों को इस सीज़न में आना है तो आप अपना होटल ज़रूर बुक करा कर आएँ। चॉकलेट। अब हम लोग जा रहे हैं मैक्लोडगंज सीधा। सो वी हैव डिसाइडेड टू गो टू मैक्लोडगंज। अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं वाटरफॉल, तो अभी हम लोग सीधा फॉल्स पे नहीं जा रहे हैं। हम लोगों ने सोचा इवनिंग पॉइंट सनसेट देखेंगे नाडी सनसेट व्यू पॉइंट पर, और वहीं पे वाटरफॉल्स भी है। सो लेट्स गो। देखो सीढ़ियाँ यहाँ से। हमारे होटल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थी नदी की मेन अट्रैक्शन डल लेक, जो इस टाइम काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, और सोचा कि हम लोग रुकते हैं, बट हमें आगे जाना था। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि डल लेक पर हम शाम को होकर जाएंगे। यहाँ पे सूपी मोमोज भी मिलते हैं, तो मैं तो मोमोज के लिए आई हूँ मैक्लोडगंज। मुझे तो मोमोज खाने हैं। अपने होटल से बहुत खुश होकर निकली थी कि रात का लगा हुआ जाम शायद अब तक खुल चुका होगा, और हमारी कार सीधा मैक्लोडगंज के पार्किंग में जाकर पार्क हो जाएगी, और आराम से हम लोग मैक्लोडगंज घूम पाएंगे। पर इस कहानी में कुछ ट्विस्ट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इस खुशी पे लग गया था फुल स्टॉप, और वो फुल स्टॉप कैसे लगा ये आप लोग आगे की कहानी में खुद देखिए। को भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है, मतलब सब कुछ पैक्ड है, सब कुछ फुल्ली पैक्ड है। तो अभी बैग लेके पार्क करके फिर पैदल जाएंगे हम लोग। तो अब लोग जाम में से होते हुए जा रहे हैं हम लोग। बहुत खतरनाक जाम है, पर व्यू भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं यहाँ से। देखो देखो कितना लंबा जाम है मेरे पीछे। कल रात को भी ऐसा ही हुआ था, आधे पौने घंटे खड़े होकर वापस मोड़ ली थी हमने कार अपनी। ये देखो चर्च है, काफ़ी क्यूट सा लग रहा है चर्च तो देखने में।
हम लोग ना इतनी देर से चल रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक 15 मिनट्स हो गए अभी चलते हुए, और ये जाम देखो कितना लंबा चल रहा है अभी तक। कल रात को जहाँ पर हमारी कार थी वो मैक्लोडगंज से 1 किलोमीटर दूर था, और अब जाम लगा हुआ था 2 किलोमीटर दूर का। हम लोगों ने अपनी कार को पीछे ही पार्क कर दिया और चल दिए वहीं से पैदल। लेट्स कीप गोइंग। इतनी देर बाद तो कार पार्किंग के पास पहुंचे हम लोग, यहाँ तक भी जाम है, मत आओ भाई। एंड आफ्टर 35 मिनट्स ऑफ वॉकिंग हम लोग फाइनली मैक्लोडगंज की मेन मार्केट पर पहुंच चुके थे। मार्केट में आगे बढ़ते वक्त हमें दिखाई देती है खूबसूरत सी मोनेस्ट्री जिसे बोलते हैं काला चक्र टेम्पल, एंड ये बुद्धिज्म की आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती है। इट वाज वेरी वाइब्रेंट इन कलर्स एज वेल एज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे ज्वेलरीज भी है बहुत डिफरेंट टाइप की। देखो ऐसे कितने सारे हैं नए। घूमने से पहले पहुंच गए ब्रेकफास्ट करने के लिए, जहां पर हम लोगों ने ऑर्डर करे मोमोज। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर करा है एक वेज मोमो और इन लोगों के लिए एक चिकन मोमोज। सो यहाँ पर ट्राई करते हैं। क्रिस्टल्स है ना, ये असली नहीं होंगे शायद, बट ये क्रिस्टल्स है, सही में क्रिस्टल्स है। मम्मा ये क्रिस्टल्स है ना, बट ये वो है असली नहीं लग रहे। ये देखो, ये जैसे जूड़े में नहीं लगा लेते। अगर आप एक क्रिस्टल लवर हैं तो आई थिंक मैक्लोडगंज आपके लिए एक हेवन की तरह होने वाला है। वहाँ पर क्रिस्टल्स के लिए अलग प्रॉपर शॉप्स थी और वो भी बहुत सारी। हाँ, खुलता है। रोपवे है, तो इससे आप मैक्लोडगंज से धर्मशाला जा सकते हो। भारत में हर गली में एक कलाकार छुपा हुआ है। हमें ज़रूरत है बस उस कलाकार को उभार के दिखाने की। आज आपको एक ऐसे कलाकार दिखाती हूँ जिनकी आवाज़ ने हमें रुकने पर मजबूर कर दिया था और जिनकी आवाज़ हमारे दिल को बेहद करीब से छू गई थी।
हो गोरा बांगर गढ़ के बोली तेरे साथ बूटों की टोली मेरे नाथ रे हो शंभू नाथ रे महादेवा तेरा डुमरू डम 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 डमज दो जाए रे ओ महादेवा ओ महादेवा देवों के देवा ओ शिव मेरे महादेवा महादेवा ओ महादेवा देवों के देवा ने शिव मेरे महादेवा ओम नमो शिवाय शंभो ओम नमो शिवाय। ये खूबसूरत सा गीत सुनने के बाद हम लोग चल दिए दलाई लामा टेम्पल देखने के लिए, पर उससे पहले हम लोग मार्केट में रुके, छोले पूरी ऑर्डर करी और मैंने ऑर्डर करी अपनी कोल्ड कॉफ़ी। ये है टेम्पल। मैक्लोडगंज को लिटिल लासा के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि क्यों मैक्लोडगंज को तिब्बत की राजधानी लासा के नाम से जाना जाता है। ये कहानी शुरू होती है 1959 में, जब तिब्बतियंस को चाइनीज गवर्नमेंट पे शक होने लगा था कि वो उनके स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा को किडनैप करने वाले हैं। इसीलिए हजारों तिब्बती प्रोटेस्टर्स ने दलाई लामा के घर को घेर कर उनके लासा छोड़ने के लिए प्रार्थना शुरू कर दी थी। इसीलिए दलाई लामा 17 मार्च 1959 को सोल्जर के भेस में अपनी फैमिली और टॉप ऑफिशियल्स के साथ लासा से निकल गए और हिमालयास क्रॉस करके 30 मार्च 1959 को भारत के बॉर्डर पर पहुंच गए। वहां से उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए एक लेटर भिजवाया ताकि उनको इंडिया में शरण दी जाए। दलाई लामा का स्वागत करा गया भारत के अंदर और दलाई लामा परमानेंटली सेटल हो गए धर्मशाला के अंदर और अपनी तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एक्साइल को सेटअप कर लिया था। जब हम दलाई लामा टेम्पल के अंदर एंटर करें, थोड़ी ही दूर चले होंगे कि हमें बहुत तेज़ चैंटिंग की आवाज़ आने लगी। जब हम मंदिर के अंदर आए तो हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्क्स यहाँ पर प्रेयर कर रहे थे। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं दलाई लामा टेम्पल दिखता कैसा है। हर कहानी आपके मन में एक अलग भावना पैदा करती है और इस कहानी में एक जगह जहाँ शोर ने मेरे मन में शांति पैदा कर दी थी। आइए आप भी महसूस करें उस पल को। ये मैक्लोडगंज से धर्मशाला जा रही है, मतलब अभी ये वापस आ रही है। इस कहानी में हमारी मुलाकात होती है एक अंकल से जो कोइंसिडेंटली स्पेशल फ्रंटियर फोर्स से रिटायर्ड आर्मी मैन थे।
स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एक इंडियन स्पेशल फोर्स यूनिट थी जो तिब्बतन रेफ्यूजीज और गोरखास की बनाई हुई थी। अंकल से हमने बहुत बात करी और बहुत कुछ सीखने को मिला। देखिए, मैं एक फौजी आदमी है और चीन ने 1962 में हमला किया भारत के ऊपर। उस समय जो हमारा 1962 और 11 माह महीने में हमारा तिब्बत के फौज खा गया। तिब्बत फौज का नाम बोलते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। जो मैं भर्ती हुआ 1964 में, 1989 तक हमने सर्विस किया है। हमने 1971 में फिर हम बांग्लादेश जो पहले 2 पाकिस्तान था ना, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, तो बांग्लादेश को आज़ाद किया है 1971 में। तो सिर्फ 15 दिन के अंदर आज़ाद किया था। जब अंकल से हमने ये पूछा कि ये किस चीज़ की पूजा चल रही है, तब अंकल ने हमें हर चीज़ की बारीकी से जानकारी दी। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? पूजा चल रही है, किस चीज़ की चल रही है? ये भगवान का पूजा चल रहा है। ये ठीक है ना, गुरु पद्म संभा। अंकल ने बताया कि दुनिया में शांति मिले, इसीलिए गुरु पद्म संभावा पूजा की जा रही थी। अभी दुनिया में कोई शांति नहीं है, कहीं भी जाओ लड़े। अभी लामा जी कह रहे हम सब मिल के रहना है। आज 5 दिन का ये पूजा चल रहा है, गुरु पद्म संभा। भगवान है ना, अब पूजा करने से इसकी फल जल्दी मिलता है। जैसे जैसे हम अंकल से और बातें कर रहे थे, उन्होंने हमें अवालुकितेश्वरा भगवान के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि जो आप मणि चक्र घुमाते हैं उनमें लाखों की संख्या में भगवान का मंत्र लगा हुआ है। ये हमारा 1000 हाथ 1000 अंक, तो ये हमेशा शांति के लिए बात करते हैं। और इसके 11 मूर्ति है, ऊपर में बुद्धा भगवान का मूर्ति है, ठीक है ना। ये 1970 में ये मंदिर जो है ना। अंकल ये भी बताते हैं कि महिलाओं के लिए अलग मंदिर है, तारा देवी मंदिर। तारा देवी मंदिर आएगा। तारा देवी तो सभी लोग मानते हैं। तारा देवी हिंदू से ही हुआ। ब्रिटिश का जो है ना सबसे बड़ा भगवान वही है। उसकी है ना 21 मूर्ति है। जैसा भगवान सबसे बड़ा भगवान कौन है? लामा जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा भगवान माता पिता है। माता पिता के अलावा कोई भगवान नहीं है। लौटने से पहले मैंने अंकल से एक आखिरी सवाल करा कि जो ये लाल कपड़ा पहनते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो लाल कपड़ा पहना है ना, वो पक्का भिक्षु है। और ये ना शादी होगा ना कुछ नहीं होगा, ठीक ना। शादी शुदी हो गया तो बस उठ गया, वो धर्म के खिलाफ हो गया फिर, ठीक है ना, शादी नहीं करेगा। हाँ जी। मंदिर के सामने ही दलाई लामा जी का घर था और दलाई लामा जी को मिलने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ भी लगी हुई थी और उनके ऑफिस में लोग उनसे मिलने भी जा रहे थे। अभी हम लोग दलाई लामा टेम्पल घूम कर आए हैं और रास्ते में मैंने ये लिया अपने लिए। ये रोज क्वार्ट्स कह तो रहे हैं स्टोन है, पता नहीं है असली स्टोन है कि नहीं है, बोल रहे तो मान लेते हैं भाई। काफ़ी टेम्पल से निकलने के बाद हम लोग अपनी कार की तरफ वापस जाने लगे और फिर रास्ते में ही हमें वो चर्च दिखाई देता है। फिर हम लोग चर्च के अंदर चले गए थे थोड़ी देर आराम करने के लिए। अभी जा रहे हैं हम लोग चर्च और सामने मेरा चर्च है और इतनी प्यारी आवाज़ आ रही है ना इधर से और ठंडी ठंडी हवा लग रही है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही है बट अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, यहाँ पे आराम करेंगे। तो पूरी शिमला वाली वाइब आ रही है यहाँ से। इस चर्च का नाम था सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस और इसकी खासियत मैं बताऊँ, इतने खूबसूरत देवदार के ट्रीज के बीचों बीच ये चर्च था। दैट मेड इट लुक सो ब्यूटिफुल। इसके बाद हम लोग जाने वाले थे नड्डी ट्रैकिंग करने के लिए। अगला एपिसोड देखने के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय।